ओके, अस्सलाम वालेकुम। कंटिन्यू कर रहे थे हम क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की। अगर हम बात करें जो कि नॉर्मली ह्यूमन बींग्स के अंदर पाया जाता है, ये क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बींग के एक कैरेक्टरिस्टिक सिस्टम है जो कंप्लीट एंड वेल डेवलप सिस्टम है। अगर हम एनिमल्स की बात करें या ह्यूमन बींग की बात करें तो हमारे अंदर जो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेजल्स। तो अभी हमने इन्हीं 3 चीज़ों को डिस्कस करना है। इनिशियली आज हम डिस्कस करेंगे पहले ब्लड को एंड देन फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज़ ब्लड? इट इज़ अ फ्लूइड विद सेल्स एंड अदर डिजॉल्व सब्सटेंसेस। तो इसमें हमने क्या समझना है कि ब्लड जो है वो एक फ्लूइड है जो कि मिक्सचर है सेल्स और डिजॉल्व सॉल्यूट का, ठीक है। लेकिन ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ही बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। अभी मैं प्रॉपर डेफिनेशन आपको बताता हूँ। हार्ट की बात करें तो इज़ अ पंपिंग ऑर्गन और पल्सेटाइल ऑर्गन। ब्लड वेजल्स क्या है? ट्यूब है जिनका काम है कि ब्लड को फ्लो करवाएं, ठीक है। तो हार्ट ने ब्लड को पंप करना है, ब्लड ने पंप होना है और ब्लड वेजल्स को इसे कैरी करके पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराना है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज क्लोज टाइप इज मोर एफिशिएंट एंड रैपिड टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन एनिमल्स, ओके। तो अगर हम बात करें ब्लड की, तो ब्लड जो है आपके पास वो स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू है। अगर आप याद करें चैप्टर नंबर 4 उसमें एक टॉपिक आया था एनिमल टिश्यू, उसमें हमने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यूज़। तो वहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स में पढ़ा था ब्लड को। तो ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछे ना ब्लड क्या है तो आपने बताना इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। आगे से सवाल करें अगर वाइवा में फॉर एग्जाम्पल कि ब्लड कौन सा टिश्यू होता है तो आपने बताना है ब्लड इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है आपके पास? स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज है, ठीक है। इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड विच सर्कुलेट इन अ बॉडी। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इन अ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। काम क्या है? बॉडी के अंदर एज अ फ्लूइड मौजूद होता है और उनका काम है बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होना, डिफरेंट डिजॉल्व सॉल्यूट एनर्जी मेकिंग मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन कराना। ब्लड के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है प्लाज्मा और दूसरा पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लड कार्पसल्स। प्लाज्मा एंड कार्पसल्स। पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा की। ये क्या है? ये ब्लड का फ्लूइड पोर्शन है जो कि ऑलमोस्ट ब्लड का 55% बना रहा होता है, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि अगर टेस्ट ट्यूब में किसी ब्लड सैंपल को अगर आप लेना, इसको समझना है, अगर तो उस टेस्ट ट्यूब में ब्लड को लेंगे, किसी भी बंदे का ब्लड सैंपल लिया, उसको कुछ देर छोड़ दिया, आधे घंटे छोड़ दिया, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ब्लड के 3 लेयर्स बन चुके होंगे। सबसे लोअर मोस्ट लेयर रेड होगी जो रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है। हम पढ़ेंगे ब्लड कार्पसल्स में आते हैं ये। उसके मिड में आएंगे आपके पास वाइट कलर के आपके पास लेयर आएगी जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। और सबसे अपर मोस्ट जो सबसे लार्जेस्ट या सबसे लॉन्गेस्ट लेयर होगी वो वाइट, वो येलोइश कलर की होगी, वो एक्चुअल में होता है प्लाज्मा। तो एक ब्लड के बेसिक तो 2 पार्ट होते हैं। एक फ्लूइड पोर्शन होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा सेलुलर पोर्शन होता है जिसे हम कार्पसल्स कहते हैं। फिर सेल्स की भी 2 टाइप आती है, आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज। इसके अलावा एक और सेल्स के फ्रेगमेंट जिन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं वो भी इनमें मौजूद होते हैं। तो ब्लड के 55% आउट ऑफ 100% प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा का 90% क्या होता है? वाटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। तो 10% इसमें बचा हुआ क्या होगा? वेरियस सब्सटेंसेस होंगे जो इसमें डिजॉल्व होंगे, जिसके अंदर मिनरल्स, वाटर, मिनरल्स, डिजॉल्व सॉल्यूट्स, आयॉन्स, ये सारे मौजूद होते हैं। आयंस में आपके पास बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, पोटेशियम, सोडियम, ये सारे मौजूद हैं। इसके अलावा कैल्शियम भी मौजूद होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा होता है। प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इन प्रोटीन्स के नाम आपको याद रखने हैं। बेसिकली 4 तरह के प्रोटीन्स हैं जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजिन एंड प्रोथ्रोम्बिन। ये 4 तरह के प्लाज्मा प्रोटीन आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि राइट डाउन द नेम ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, तो आपने लिखना है सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजिन एंड प्रोथ्रोम्बिन। इन सब प्रोटीन्स के फंक्शंस अलग अलग हैं। इस लेवल पर आपको जस्ट नाम याद रह जाए काफ़ी है। इसके अलावा आपके पास अच्छा ये सारे प्रोटीन्स जो है वो क्लॉटिंग में हेल्प कर रहे होते हैं मोस्टली। इसके अलावा एक प्रोटीन्स होता है एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो प्लाज्मा में मौजूद होते हैं और प्लाज्मा में रह कर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट काम करते हैं। तो एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन्स दैट एक्ट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, ठीक है। प्लाज्मा में बहुत सारे डाइजेस्ट फूड पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं क्योंकि ये ब्लड का हिस्सा है और हमने पढ़ा है कि फूड के डाइजेशन के बाद फूड एब्जॉर्ब हो जाता है और एब्जॉर्ब होकर वो ब्लड में आएगा। तो जब फूड एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आएगा तो डेफिनेटली फूड के कंपोनेंट्स लाइक अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, ये भी सारी चीज़ें जो ब्लड में आएंगी, ठीक है।
तो ब्लड में जब आएंगे तो प्लाज्मा में भी आएंगी, चूँकि प्लाज्मा ब्लड का हिस्सा है। इसके अलावा एक्सक्रीटरी गैसेस की फॉर्म में कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद होता है, और इसके अलावा यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सारी चीज़ें भी इसमें मौजूद होती हैं। ब्लड के कंपोनेंट्स की बात करें, फ्लो चार्ट बुक के डायग्राम है। ब्लड के दो कंपोनेंट, प्लाज्मा, कार्पसल्स। प्लेटलेट्स को अलग करके इसलिए दिखाया चूँकि प्लेटलेट्स कोई सेल्स नहीं होते हैं, फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स होते हैं, इसीलिए यहाँ पर अलग करके प्लेटलेट्स को दिखाया। प्लाज्मा हमने डिस्कस कर लिया। जब हम ब्लड सेल्स या कार्पसल्स की बात करें, ब्लड सेल्स दो तरह के होते हैं, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स जिन्हें हम कहते हैं, एंड डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स। आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स का भी नाम देते हैं और डब्ल्यूबीसीज को ल्यूकोसाइट्स का नाम दिया जाता है। पहले हम एरिथ्रोसाइट्स की बात करें तो एरिथ्रोसाइट्स जो है वो आपके पास या आरबीसीज के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। शेप की बात करें तो ये बायकॉन्केव शेप का होता है या सर्कुलर डिस्क शेप का होता है। साइज़ की बात करें तो 0.007 टू 0.008 मिलीमीटर या आसान लफ्ज़ों में 0.7 और 0.8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है। कॉम्पोजिशन की बात करें तो नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने आरबीसीज के बारे में याद रखना है। They are the only cells of our body which are non-nucleated. They don't have any nucleus. इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। They contain red pigmented cells जिन्हें हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। इनके पास एक प्रोटीन होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो इनको रेड कलर प्रोवाइड कर रहा होता है, और ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है। क्वांटिटी की बात करें 5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर। प्लेस ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, बोन मैरो में फॉर्म्ड होता है। बोन मैरो, बोन का जो इनर मैरो या रेड पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं बोन मैरो, कि यहाँ फॉर्म्ड होता है। लाइफ स्पेन की बात करें 120 डेज ऑन एवरेज या फिर 4 मंथ ऑन एवरेज है। 120 दिन के बाद आरबीसीज की ऑटोमेटिक डेथ हो जाती है। तो कहाँ पर इनकी डेथ होगी? प्लेस ऑफ डिस्ट्रक्शन इज स्प्लिन एंड लीवर। ये सारे एमसीक्यूज के पॉइंट एग्जाम में शॉर्ट नोट आए तो ये चार्ट आप बना सकते हो। फंक्शंस की बात करें तो बेसिक फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी सेल्स एंड देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी टू लंग्स। लंग्स तक क्यों ट्रांसपोर्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को, जाके वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज अ एक्सक्रीटरी गैस। और ऑक्सीजन को लंग से बॉडी सेल में क्यों ट्रांसपोर्ट कर रहा है, बिकॉज ऑक्सीजन इज अ रेस्पिरेटरी गैस। आरबीसीज 120 डेज के बाद ब्रेकडाउन हो जाता है, ये हमने पढ़ा है। तो वो ब्रेकडाउन कैसे होता है? अगर आरबीसीज की हीमोग्लोबिन की बात करें तो वो ब्रेकडाउन होकर दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है। आयरन रिलीज हो जाएगा जो जाकर इस लीवर पे स्टोर्ड हो जाएगा ताकि वो नेक्स्ट न्यू आरबीसीज बनाने में इस्तेमाल हो सके, चूँकि आयरन की बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। और इससे दूसरा कंपोनेंट बन रहा होता है बाइल पिगमेंट, जो कि एक्सक्रीटेड होता है गट में। हमने पढ़ा है चैप्टर 8 में डाइजेशन के अंदर बाइल जूस। बाइल जूस एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है आरबीसीज के डिस्ट्रक्शन का, और ये बाइल जूस या बाइल पिगमेंट हेल्प कर रहा होता है फैट के डाइजेशन में। तो एक्चुअल में ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है लेकिन फैट के डाइजेशन में भी हेल्प कर रहा होता है। तो बाइल पिगमेंट या बाइल जूस बनते कैसे, वहाँ भी हमने पढ़ा था। दे आर फॉर्म बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑफ आरबीसीज। डब्ल्यूबीसीज की बात करें, डब्ल्यूबीसीज पुलिस ऑफ द बॉडी भी इनको हम कहते हैं। वाई दे आर कॉल्ड पुलिस ऑफ द बॉडी? जैसे पुलिस का काम है कि बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, बॉडी को डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देना, बॉडी को सेव करना कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी को डैमेज ना कर सके। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी पुलिस क्या करती है, एक हमारी नॉर्मल जो सिटी है, जैसे सिटी पुलिस है, कराची पुलिस, या चलो अपने कंट्री की बात ना करें, वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो पुलिस का काम क्या है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, सर्वेलेंस करना, जो भी क्रिमिनल्स हैं या स्नैचर्स हैं उनको रोकना। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसीज एज अ पुलिस काम कर रहे हैं। बॉडी में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए तो ये इनको रोकते हैं और उनको किल करते हैं या बॉडी में इंटर होने से रोक रहे होते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें हम पुलिस ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, बिकॉज दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एग्जाम में रीजनिंग आता है, वाई डब्ल्यूबीसीज आर कॉल्ड पुलिस ऑफ द बॉडी। तो आपने लिखना है डब्ल्यूबीसीज आर कॉल्ड पुलिस ऑफ द बॉडी बिकॉज दे एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डब्ल्यूबीसीज के दो टाइप्स होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब होता है ऐसा डब्ल्यूबीसी जिसके साइटोप्लाज्म में स्मॉल डॉट लाइक पार्टिकल्स मौजूद हो। ठीक है, और एग्रेनुलोसाइट्स ऐसा डब्ल्यूबीसी जिसका साइटोप्लाज्म क्लियर हो, उसमें कोई ग्रेन्यूल्स मौजूद ना हो। जैसे एक सेल है, नॉर्मल सेल के साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनील्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज एक्सेट्रा। इसी तरह से ग्रेनुलोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, जबकि एग्रेनुलोसाइट्स में कोई प्रोटीन मौजूद नहीं होता। ग्रेनुलोसाइट्स के 3 टाइप्स होती हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल एंड इजिनोफिल। इन तीनों के नाम आपको याद रखने। और एग्रेनुलोसाइट्स के 2 होते हैं आपके पास, ठीक है, कंपोनेंट, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स को हम मैक्रोफेजेस भी कह रहे होते हैं या फेगोसाइट्स भी कह रहे होते हैं। लिम्फोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ओके, आज यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी आपसे।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।